A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed various types of the accounting ratio, and we already discussed all the formulas and all the practical problems related to the solvency ratio, proprietary ratio, and various types of the activity ratio. So in this video, we will move to the practical problem related to the liquidity ratio, like it is a current ratio, liquid ratio, as well as we discuss a lots of the case studies कि इस ट्रांजेक्शन से आपका पर्टिकुलर रेशियो विल बी इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज इस तरह के भी क्वेश्चंस वी विल आस्क इन द प्री बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज इन द आस्क्ड इन द अर्लियर revision test. So let's we move to the today's topic, that is a lots of practical problem related to the liquid ratio. Okay. As you can see that on your screen, firstly we take the two question from the liquidity ratio. You know very well liquidity ratio include the two ratio, current ratio and liquid ratio. So the first question is, as you can see that on your screen, that is the current ratio is 2.2:1, working capital is 36,000. Find out the current assets and current liability from the given information. So in this question you can see that क्वेश्चन में बोला है करंट रेशियो 2.2:1 है, वर्किंग कैपिटल कितनी है 36,000 है। आपको फाइंड क्या करना है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। कैसे फाइंड आउट करोगे? सो इट इज वेरी इजी, यू नो वेरी वेल। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ओके, एंड वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यस सर। सो इफ यू टेक द वैल्यू, करंट एसेट्स की वैल्यू क्या है 2.2 एंड करंट लायबिलिटी की वैल्यू क्या है 1, यही हो जाएगा, यू नो वेरी वेल। और सपोज अगर ये मान लो कि करंट लायबिलिटी अगर 1 रुपए है, अगर करंट लायबिलिटी 1 प्राइस है तो करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी है 2.2। सो इस अकॉर्डिंग अगर हम एज्यूम करें कि लेट करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू एक्स, सो करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी, दैट इज 2.2x। बिकॉज यू नो वेरी वेल अगर करंट लायबिलिटी की प्राइस 1 है तो करंट एसेट्स क्या है 2.2। इट मींस ये इसके कितने टाइम्स के बराबर है 2.2 टाइम्स है। सो अगर हम ये माने कि करंट लायबिलिटी इज x, सो करंट एसेट्स 2.2x। अब यही वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले पे वर्क कर दें, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, सो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू कितनी है, दैट इज 36,000 equals to x minus 2, sorry, 2.2x minus x. So you can see that 2.2x minus 1x, it means the value is 1.2x, 36,000. So x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36,000 divided by 1.2, and you know very well what is the value? Value is, yes, good, the value is, please calculate it. What is the value? Value is, good, फाइंड आउट। तो अगर आप इसको सॉल्व करना जानते हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं यहाँ इसलिए इसको ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि आई होप कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको इसका सॉल्यूशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। सो पहले आप देख लो 1.2 है तो नीचे का अगर आपको पॉइंट हटाना है, डिनोमिनेटर का अगर पॉइंट हटाना है, सो द वैल्यू आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 3,60,000 डिवाइडेड बाई 12, सो द वैल्यू इज 12 3 36 and the value is 30,000. So the current liability is 30,000 क्योंकि आपने एज्यूम किया था करंट लायबिलिटी को x माना था। सो करंट लायबिलिटी के आंसर कितना आ गया 30,000। फिर करंट एसेट्स की वैल्यू क्या होगी 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.2, दैट इज 66,000। सो दिस इज योर आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। यस सर, इट इज वेरी इजी। और अगर आप मैच कराना चाहो तो मैच भी करा सकते हो आप कि वर्किंग कैपिटल कितनी है 36,000 एंड यू नो वेरी वेल वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी।
So current assets 66,000, current liability is 30,000, so difference is 36,000. It means your answer is correct. So you can see that कैसे हमने solve किया इस question को. Yes sir. अब चलते हैं next question पे. What is the next question? As you can see that the next question is, if current ratio is 2.4:1, अगर current ratio 2.4:1 है, क्विक रेशियो जो है 1.2:1 है, तो फाइंड करो करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्री. सर इट इज वेरी टफ फॉर मी. नो, इट इज नॉट टफ फॉर यू. क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपको एकदम क्लियरली बता दिया है कि अगर करंट रेशियो 2.4:1 है, ओके, और क्विक रेशियो की वैल्यू है 1.2:1, सो आपको वैल्यू किसको कैलकुलेट करनी है? करंट लायबिलिटी की और लिक्विड एसेट्स की और इन्वेंट्रीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी. और इस क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन है, वो मिस हो गई, वो आपको देना, दैट इज अ करंट एसेट्स. इस क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स की वैल्यू है दैट इज 72,000. क्योंकि विदाउट सिंगल वैल्यू के आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ कंप्लीट क्वेश्चन. करंट रेशियो इज 2.4:1, क्विक रेशियो 1.2:1. करंट रेशियो निकालो, लिक्विड एसेट निकालो एंड इन्वेंटरी निकालो. कैसे सॉल्व करोगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे? फाइंड आउट करोगे. आपको पता है कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो इक्वल्स टू होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. एंड यू नो व्हाट इज द करंट रेशियो? करंट रेशियो इज 2.4:1. तो करंट रेशियो क्या हो गई? 2.4:1. और करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 72,000. वैल्यू पुट कर दो, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. अब आई होप कि आप इससे क्या कर सकते हो? करंट लायबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हो. दैट इज अ करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 72,000 डिवाइडेड बाय 2.4. Yes, sir. It is very clear for me. And this value is 30,000. So your current liability will be 30,000. Yes, sir. It is very easy. When you 70,000 72,000 को जब आप 2.4 से डिवाइड करोगे, so फिर अगर यहाँ पे जीरो, ये 24 हो जाएगा, 24 3 जा 72 एंड 1 2 3 4, एक जीरो और आप यहाँ यूज करोगे. सो आपकी करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? आपकी करंट लायबिलिटी आ गई 30,000. एक काम क्लियर हो गया. दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है? लिक्विड एसेट्स. लिक्विड एसेट्स कैसे फाइंड आउट करते हो? उसका फॉर्मूला देख लो. लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. यस सर. मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज आई होप कि आपको सारे फॉर्मूलाज याद होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि काफी दिन हो गए हमको ये सारे चैप्टर्स पढ़े हुए. सो लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. सो यू कैन सी दैट लिक्विड एसेट्स तो हमको पता नहीं है, बट हाँ करंट लायबिलिटी तो हमको पता है. यस सर. करंट लायबिलिटी की वैल्यू पता है. लिक्विड रेशियो की वैल्यू पता है. यस सर पता है. तो लिक्विड रेशियो कितना है? 1.2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, दैट इज 30,000. सो अगर आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो इजिली आप फाइंड आउट करोगे दैट इज अ लिक्विड एसेट. लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टू 30,000 multiplied by 1.2 and that is a 36,000. सो ये भी क्लियर हो गया सर. लिक्विड एसेट्स भी आ गया, यानी आपने करंट लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर दिया, लिक्विड एसेट्स भी कैलकुलेट कर दिया. ओके. अब फाइनली अब आपका क्या प्रॉब्लम है? अब आपकी प्रॉब्लम है दैट इज फाइंड आउट द इन्वेंट्री. आपने करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली, लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट कर ली, इन्वेंट्री बचा है. सो आपको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विक एसेट्स? यस सर आई नो. क्विक assets equals to current assets minus inventory minus prepaid expense. अब इस जगह पे तो प्रीपेड एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो प्रीपेड एक्सपेंस को हम लोग क्या कर लेते हैं? इग्नोर कर लेते हैं. सो वैल्यू क्या हो जाएगी इन्वेंट्री की? इन्वेंट्री का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स. और बेसिकली हम आपको यही बताना चाहते हैं इज दैट कि the difference between current assets and quick assets will be taken as the inventories and prepaid expenses. So current assets की वैल्यू कितनी है according to the question? That is 72,000. And what is the value of liquid asset? That is 36,000. So your inventories value will be 36,000. So this is your complete question in related to this ratio, that is a liquid ratio. As you can see that on your screen, please take a screenshot, proper screenshot,
to solve this question. तो आपने पहले क्वेश्चन टेक लिया, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया, और उस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था करंट रेशियोस एंड करंट लायबिलिटी. उस क्वेश्चन से आप लोगों ने प्रॉपरली देखो, अगर केयरफुली देखो, तो यू विल सी दैट द टू रेशियोज, इस रेशियोज के हेल्प से हम अदर इंफॉर्मेशन भी कैलकुलेट कर ले रहे हैं. जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपसे सिर्फ कहे कि करंट रेशियो बताओ. नहीं, एग्जाम में जरूरी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. हो सकता है आपको करंट रेशियो के साथ साथ वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़े, या क्वेश्चन में आपको करंट रेशियो गिवन कर दे और यू हैव टू फाइंड द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी. इस सिचुएशन में देखो, बोथ द लिक्विडिटी रेशियो आर गिवन. करंट रेशियो हो चाहे क्विक रेशियो, दोनों ही गिवन है, और उसकी हेल्प से आपको निकालना पड़ा है करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स, इन्वेंटरी. सब चीजें प्रॉपरली कैलकुलेट करनी पड़ेगी. क्यों कैलकुलेट करनी पड़ रही है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला गिव्स अस not about the ratios, it also give the relative information. By the help of the ratio we can easily analyze the remaining information. Okay, so this is on two example which are related to the liquidity ratio. Now we will take the few questions related to the solvency ratio. The next question which are related to the solvency ratio are the debt equity ratio. Debt equity ratio of a company is 1:2. Which of the following suggestions would increase, decrease, and no change it, and no change it. So this is a basic question. I hope it is clear for you. कह रहा है किसी क्वेश्चन में कोई कंपनी है जिसका डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो 1:2 है. आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशंस, जो मैं आपको अभी सजेशन दूंगा, उस सजेशंस में किस सजेशन से डेप्ट इक्विटी रेशियो इंक्रीज होगा, किस सजेशन से डिक्रीज होगा, और किस सजेशन से डेप्ट इक्विटी रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बेसिकली इन सजेशंस को एनालाइज करने से पहले यू हैव अ प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रेशियो. What is the ratio? You know very well. The ratio is debt equity ratio. And what is the formula of debt equity ratio? The formula of debt equity ratio is debt upon equity. And its ideal ratio is 2:1. You know very well. अब इस रेशियोज के हेल्प से आपको एनालाइज करना है कि जो अब हम आपको सजेशन दे रहे हैं उस सजेशन से आपका रेशियोज इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सजेशन from the question, that is issue of equity share. The first suggestion. The second suggestion is redemption of debenture. So the both suggestion would help to analyze the debt equity ratio also. अब आपसे ये कह रहा है कि अगर सपोज आपने इशू किया इक्विटी शेयर और रिडम्पशन क्या डिबेंचर, सपोज इसमें हम वैल्यू भी ऐड कर देते हैं, इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 50,000 5,000 एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑफ रुपीज 5,000. लेट बी एज्यूम. सो अगर हम 5,000 इसको सपोज कर लें और उसके बाद अगर इस सजेशंस को हम एनालाइज करें कि बताइए इस सजेशन से क्या होगा, डेप्ट इक्विटी रेशियो इंक्रीज होगा, इस सजेशन से डेप्ट इक्विटी रेशियो डिक्रीज होगा, या नो चेंज इट होगा, या इंक्रीज होगा. सो इसको पूरा सॉल्व करने के लिए आपको रफली क्या करना पड़ेगा, यहां सॉल्यूशन आंसर में तो सीधे ये बताना पड़ेगा विथ रीजन. आंसर इसका हमेशा क्या होता है, विथ रीजन होता है. याद रखिएगा एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आते हैं सो यू हैव अ प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव योर आंसर विथ अ सुटेबल रीजन. अगर आपने रीजन प्रॉपर नहीं दिया तो हो सकता है आपके मार्क्स कट जाए, क्योंकि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं. बेसिकली आपको उसमें बताना होता है इंक्रीज या डिक्रीज. तो इंक्रीज के साथ विथ प्रॉपर रीजन भी आपको बताना पड़ता है. सो द फर्स्ट सजेशन इज इशू ऑफ इक्विटी शेयर. आपने इक्विटी शेयर इशू किया तो आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या था, 1:2. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द डेप्ट इक्विटी रेशियो इज 1:2. सो हम इसको लेट कर सकते हैं, लेट बी एज्यूम, हम ये मान सकते हैं कि डेप्ट
10,000 है और इक्विटी जो है वो 20,000 है। यस सर, लेट मी अज्यूम, क्योंकि इसका भी रेशियो क्या आएगा 1:2। हम इसको 1 लाख 2 लाख भी मान सकते हैं, इसको हम 1 करोड़ 2 करोड़ भी मान सकते हैं, इट इज टोटली डिपेंड ऑन मी। आप बाकी कुछ भी मान सकते हैं, बट यहाँ मैंने इसलिए इसको 10,000 टू 20,000 है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। वैल्यू 5,000 है सर, दैट्स वाई उससे ज्यादा की ये वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि इससे अगर हम यहाँ 100 200 मान लेते तो ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट या ऐड तो हो जाती है, बस सब्सट्रैक्ट होने में प्रॉब्लम। तो उसी तरह से अगर हम पहला प्रॉब्लम देखें जिसमें दिख रहा है इशू ऑफ इक्विटी शेयर, अगर हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो पहले वाले केस ए में या सजेशन 1 में अगर आप इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो कहाँ इफेक्ट पड़ता है? पहला तो आपका इक्विटी जो वैल्यू है, इक्विटी शेयर कैपिटल, वो आपका प्लस हो जाएगी 5,000 से, और दूसरा आपको पैसा मिलेगा बैंक से, क्योंकि यू नो वेरी वेल जब आप शेयर इशू करते हैं तो आपको पैसा मिलता है। अब इसका इफेक्ट देखो ऑन द डेप्ट इक्विटी रेशियो पे। डेप्ट इक्विटी रेशियो में वैल्यू आपने क्या एज्यूम किया है? 10,000 डेप्ट 20,000 इक्विटी। तो इस रेशियो पे अगर आप इसका इफेक्ट देखोगे डेप्ट इक्विटी रेशियो का, तो डेप्ट आपका कांस्टेंट रहेगा, डेप्ट में तो कहीं चेंज ही नहीं हुआ, बट इक्विटी आपकी क्या हो गई? 20,000 से इंक्रीज होकर कितनी हो गई? 25,000, क्योंकि इक्विटी में आपका क्या हो गया? 5,000 इंक्रीज हो गया। So now from the first suggestion you can see that the debt value is constant, that is 10,000, but your equity value will increase by the 5,000. अब आप इसका रेशियो देखो, so you can see that the ratio is 1:2.5. yes sir. So आप बताओ, आपके ऊपर है, पहले रेशियो था 1:2, अब रेशियो हो गया 1:2.5. so what's your answer? क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज? So the answer is the debt equity ratio from the first suggestion would be decrease, because from the first suggestion debt equity की वैल्यू इंक्रीज होगी, इक्विटी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, डेप्ट की वैल्यू कांस्टेंट रही है। यू नो वेरी वेल डिनोमिनेटर में जब भी कोई रेशियो होता है और उसके न्यूमरेटर में चेंज होता है तो वैल्यू इंक्रीज होती है, डिनोमिनेटर में इंक्रीज होता है तो डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में चेंज हुआ है, डिनोमिनेटर बढ़ा है, घटा नहीं है। ये सब आप सपोज जानते होंगे बेसिकली। अगर हम ये 1:2 है 1:3 हो जाए, इसका मतलब रेशियोज डिक्रीज हुआ है। यही 1:2 2:1 हो जाता, इट मींस रेशियो क्या हुआ है? इंप्रूव हुआ है, इंक्रीज हुआ है। आते हैं एक और केस, द केस नंबर 2, इससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। केस नंबर 2 आपसे कह रहा है दैट इज अ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑफ ₹5,000। आपने डिबेंचर रिडीम कर दिया। सो आप ये बताओ, जब भी आप डिबेंचर रिडीम करोगे तो बेसिकली कहाँ इफेक्ट पड़ेगा? एक तो आपका डेप्ट कैपिटल जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब आप डिबेंचर का रिडम्पशन करोगे तो आपके पास जो डेप्ट कैपिटल था उसका जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। दूसरा, आपके बैंक अकाउंट से पैसे भी कम हो जाएंगे, क्योंकि रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ लोन। तो दोनों वैल्यू कम होगी, कितने से? 5,000 एंड 5,000 से। सो अगर आप इसको डेप्ट इक्विटी रेशियो में शो करोगे तो डेप्ट इक्विटी की वैल्यू क्या थी? 10,000 और 20,000, क्योंकि सारे सजेशन इंडिविजुअली एनालाइज करने हैं। ये नहीं कि अब इसके बाद 1.2.5 हो गया तब उस पर एनालाइज करेंगे, नहीं। बेसिकली ये सारे केसेस इसी रेशियोज पे चेक होंगे। तो रेशियोज के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या मैंने एज्यूम किया है? 10,000 20,000। अब इसमें से आप देखो डेप्ट में ही तो चेंज होगा 5,000, इक्विटी में तो कोई चेंज नहीं होगा। सो योर रेशियो विल बी 5,000, दैट इज 1:4। सो अब फिर किस में चेंज हो गया? डिनोमिनेटर में चेंज हुआ है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, 2 से 4 हो गई। 2 से 2.5 हुई थी, अब 2 से सीधे 4 हो गई। इसका मतलब इस सिचुएशन में भी आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होगा? डिक्रीज होगा। यस सर, आई होप अभी भी आपको उतना बहुत अच्छे ढंग से क्लियर नहीं हुआ होगा। सो लेट्स वी टेक द वन मोर सजेशन। ओके सर, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको भी एग्जाम में सजेशंस को एनालाइज करने के लिए प्रॉपरली एज्यूम करना पड़ेगा वैल्यू। जैसे अब हम एक और वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज अ कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ₹5,000। आप बताओ, इस सजेशन में अगर आप देखो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हुआ, तो डेटर जब भी पैसा देता है तो एक तो इफेक्ट ये पड़ता है कि कैश में प्लस होता है, और दूसरा क्या होता है आपके डेटर मीन्स द करेंट एसेट्स,
आपके कम हो जाते हैं। ये सब आपने अकाउंटिंग के विषय में प्रॉपरली एनालाइज किया हुआ है। सो आप बताओ, डेब्ट और इक्विटी में कैश और डेटर का कोई रिलेशन है? नो सर, कैश एंड डेटर इज रिलेटेड विद द करंट एसेट्स। इसका रिलेशन डेब्ट इक्विटी रेशियो से कहीं भी नहीं है। इस सिचुएशन में अगर हम एनालाइज करें, इस सिचुएशन में अगर हम ध्यान दें, तो कैश बढ़ रहा है, डेटर कम हो रहा है, इसका मतलब हमारे डेब्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं इंफॉर्मेशन नहीं लीक हो रही, मतलब कोई इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे नहीं हो रही है, ना इक्विटी में कोई चेंज हो रहा है। इसका मतलब आपका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो यू कैन सी दैट हाउ वी एनालाइज the some kind of suggestion which the examiner by the help of the suggestion examiner asked to the students कि बताइए सजेशन से आपका जो रेशियो है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या नो चेंज हो रहा है। अगर हम इस सजेशन को करंट रेशियो पे अप्लाई करें, मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं फॉर यू। सपोज कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ₹5,000 और ये सेम सिचुएशन अगर आपको कहे कि इफ करंट रेशियो इज 2:1, करंट रेशियो क्या है 2:1, तो करंट रेशियो किसका मिक्सचर है? दैट इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इसका मतलब आपको एज्यूम क्या करना पड़ेगा? करंट एसेट्स 20,000, करंट लायबिलिटीज 10,000 मान लिया। अब आपको कैश रिसीव मिला फ्रॉम डेटर से, तो कैश इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, डेटर इज आल्सो पार्ट ऑफ द करंट एसेट्स। इसका मतलब आपकी करंट एसेट्स जो है वो 5,000 से प्लस होगी और 5,000 रुपीज से माइनस होगी, और करंट लायबिलिटी 10,000 है, तो यहां पे भी ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो आप ऐसे चेक करते, क्योंकि कैश और डेटर डेब्ट इक्विटी से कहीं दूर दूर से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहां लिख दिया नो चेंज। लेकिन अगर यही सेम सिचुएशन, सेम प्रॉब्लम अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो से रिलेटेड नहीं होता, क्वेश्चन होता करंट रेशियो से, तो हम इसी तरह से उसको एनालाइज करते। वी एज्यूम ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन रेशियो कि some suggestion, these suggestion, from the help of this transaction your ratio will be increase, decrease or no change. So you can see that how we can check the suggestion ki, with the effect of this suggestion your ratio will be increase, decrease or no change. Okay, so this is a question of the solvency ratio and this is a very important question for your examination purpose, क्योंकि 95% chances होते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। Statement is given and examiner asked to you कि please give me the idea कि इस suggestion से, इस transaction से ratios increase होंगे कि decrease होंगे। Okay, so let's we take the one more example related to the turnover ratio. The next question which are related to the activity or turnover ratio is that the question is find out the closing inventory if cost of revenue from operation is 5,60,000 and inventory turnover ratio is 7 times, as well as inventory opening inventory is rupees 10,000 more than the closing inventory, more than the closing inventory. Okay, so this is a statement, this is a very important statement to calculate the value of closing inventory. So this is a question and now let's we move to the solution कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बताओ अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इतना है, आईटीआर इतना है और ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री से 10,000 रुपीज ज्यादा है। So you know very well what is the formula of ITR? It means inventory turnover ratio. ITR का फॉर्मूला होता है that is cost of revenue from operation divided by average inventory. Okay, और ये टाइम्स में होता है। So ITR की वैल्यू कितनी है? 7 टाइम्स। 7 equals to cost of revenue from operation is 5,60,000 divided by average inventory. So yes sir, it is very easy. So with the help of this formula and given information हमें average inventory clear हो जाएगी। Yes sir, हम average inventory calculate कर देंगे। The average inventory is 5,60,000 divided by 7, that is 80,000. So it is clear how we calculate the average inventory. Now you know very well what is the formula of average inventory. Average inventory is equals to opening inventory plus closing inventory divided by 2. Yes sir. And now you know very well what is the amount of average inventory is 80,000. Opening inventory and closing inventory is not given in the question, but आपसे पूछा गया है closing inventory बताओ।
और एक इंफॉर्मेशन दे दिया कि ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 मोर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। इट मींस यहाँ पे आपको एज्यूम करना पड़ेगा, क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू एक्स। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्स है तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी 10,000 मोर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। इट मींस ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी क्या होगी x प्लस 10,000। So closing inventory is x. So opening inventory will be a x plus 10,000. Okay. अब now इस वैल्यू को पुट करो यहां पर, इस डाटा को, इस assumptions को। एवरेज इन्वेंट्री इज 80,000 equals to opening inventory is x plus 10,000. Opening inventory is x plus 10,000 plus closing inventory. Closing inventory is x divided by 2. And now you know very well 1 जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, एंड यू नो वेल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है 1 हो जाएगा, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन द you know very well in the below class you studied already about it. 80,000 multiplied by 2, that is 1,60,000 equals to x plus x, that is 2x plus 10,000. So now plus side change करेगा तो क्या हो जाएगा 160 minus 10, that is 150, and x equals to 150 divided by 2, that is 75,000. So your closing inventory will be of 75,000. ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी आपने क्या एज्यूम किया था x। सपोज अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि गिव मी द आल्सो द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ओपनिंग इन्वेंटरी, सो ओपनिंग इन्वेंटरी की वैल्यू क्या होगी x प्लस 10,000, यानी क्लोजिंग इन्वेंटरी प्लस 10,000। so your opening inventory is 85,000. So आपको सब चीजें कैलकुलेट करनी पड़ी। 75,000 दैट इज अ क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड 85,000 इट इज अ ओपनिंग इन्वेंट्री। सो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे और आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। सो लेट्स वी टेक वन मोर एग्जांपल, वन मोर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज suppose if any question is asking about the calculation of credit revenue from operation, if question is asking about the credit revenue from operation, question में information देखिए carefully. So this is a question, credit revenue from operation rupees 4 lakh, average collection period 73 days, debtor at beginning 30,000, debtor at end question mark, debtor at end question mark. How will you calculate the, yes sir, this average collection period? What is the formula of average collection period? What is the formula of average collection period? If we are talking about the average collection period equals to what? Average collection period equals to 365 divided by trade receivable turnover ratio. What is trade receivable turnover ratio? Trade receivable turnover ratio means debtor turnover ratio. So the average collection period is 73, 365 divided by trade receivable turnover ratio. So what is a trade receivable turnover ratio? With the help of this ratio, that is 365 divided by 73. So this is a 5. So trade receivable turnover ratio is 5 times. Yes sir. एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट मैं आपके हिसाब से छोड़ देता हूं, दैट इज द सेकेंड पॉइंट। यू नो वेरी वेल व्हाट इज ट्रेड receivable turnover ratio. The trade receivable turnover ratio will be that is credit revenue from operation divided by trade, that is average trade and receivable. Okay, so the trade receivable turnover ratio is 5 times, and
So trade receivable turnover ratio is 5 times equals to credit revenue from operation is 4 lakh and average trade receivable is not given. So average trade receivable equals to average trade receivable equals to 4 lakh divided by 5. So average trade receivable is 80,000. So average trade receivable is 80,000. So your first step is this, second step is this, and now it is your last step. What is the last step? You know very well. What is average trade receivable? Average trade receivable means the third step is average trade receivable equals to opening trade receivable plus closing trade receivable divided by 2. So what is the amount of average trade receivable is 80,000. 80,000 equals to opening trade receivable is 30,000 plus closing trade receivable is not given, so we assume it X divided by 2. So it is a value is X equals to, that is a closing trade receivable equals to 80,000 multiplied by 2, that is 1,60,000 minus 30,000, that is 1,30,000. So you can see that the answer is debtor at end will be a 1,30,000. Yes, my answer is correct. So in this situation, you can see that we find out the average collection period first. By the help of the average collection period formula, we find out the trade receivable turnover ratio. फिर again trade receivable turnover ratio के फॉर्मूले से we find out average trade receivable, and average trade receivable के फॉर्मूले से we find out the closing trade receivable, that is a debtor at end. बेसिकली यहाँ पर हम एक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, यू नो वेरी वेल. अगर आप इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले पे पुट कर दो, सो हम लोग एवरेज कलेक्शन पीरियड के फॉर्मूले को एक और इजिली फॉर्मूले में भी मॉडरेट कर सकते हैं, दैट इज 365 डिवाइडेड बाय क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओके, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जो कि रेसिप्रोकल होकर कहां चला जाएगा, ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. सो अगर आप एवरेज कलेक्शन पीरियड का वन फॉर्मूला देखना चाहते हैं, एक फॉर्मूला, तो आप चाहें तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 365 मल्टीप्लाई बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. उसी तरह से एवरेज पेमेंट पीरियड के लिए आप 365 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेस भी यूज कर सकते हैं. ओके, सो ये आपको ये 3 स्टेप में जाना पड़ता. अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते तो आप डायरेक्टली चले जाते. फॉर्मूला कैसे बना, एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला वहां पुट कर दो, दैट इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज टीआर. एंड यू नो वेल फ्रैक्शन के नीचे का भी जो डिनोमिनेटर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है. इट विल बी अ 365 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ओके, सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट, प्लीज सॉल्व maximum question from your book. Okay, thank you, thanks a lot, and take care.